आज की बात। स्वागत। ये बात बड़ी प्रचलित है पूरी दुनिया में कि जहां तथागत बुद्ध के दो अनुयायी एक दूसरे से मिलते हैं और बातचीत करते हैं, वहां विचार तीन उत्पन्न हो जाते हैं। अब देखिएगा, है ना आश्चर्य वाली बात। लेकिन आपको बताएं कि तथागत बुद्ध के समय में ही उनके अनुयायियों में इस तरह की धाराएं थी कि लगभग 17 स्कूल तथागत बुद्ध के समय में थी, और उसमें भी कुछ प्रमुख थे। और इन प्रमुखों में एक बात विशेष रही कि ये कई बार एक दूसरे के विरुद्ध हो जाते थे, लेकिन सभी के सभी तथागत बुद्ध के वचनों को अपनी ओर से बिल्कुल सही परिभाषित करते थे, बिल्कुल उसके सही अर्थों में बताते थे। ये जब स्थितियां बनी तो इन स्थितियों के कारण हम देखते हैं कि तथागत बुद्ध के अनुयायियों में या फिर बुद्ध की विचारधारा में आज के समय में कुछ खास शाखाएं दिखती हैं, कुछ खास विधाएं दिखती हैं। इन विधाओं को यदि हम मुख्य रूप से देखें तो इसमें हमें दिखाई देते हैं स्थविरवादी, कुछ दिखते हैं वैभाषिक, कुछ है सौत्रांतिक, जो कि सूत्र को ही यानी कि सूत्र को ही प्रमाण जो मानते हैं, ये सौत्रांतिक, कुछ योगाचारी और कुछ माध्यमिक। एक दिग्नाग संप्रदाय का जो तार्किक दार्शनिक है, ये भी ऐसे मुख्य प्रवाह तथागत बुद्ध की विचारधारा को मानने वाले लोगों में दिखाई देते हैं। यदि हम इन्हें अगर ठीक तरीके से देखें तो स्थविरवादी, वैभाषिक और सौत्रांतिक ये हीनयानी दर्शन से आते हैं। इनका दर्शन ये हीनयानी है। और दूसरे जो है, जिन्हें हम योगाचारी कहें, माध्यमिक कहें, या फिर दिग्नाग संप्रदाय जो तार्किक दार्शनिक है, इन्हें हम महायानी दर्शन के प्रातिनिधिक तौर पर देख सकते हैं। लेकिन एक बात है कि थेरवाद ये भी तथागत बुद्ध की शिक्षाओं में बड़ा महत्वपूर्ण बात है। ये भी एक विचारधारा है, और ये जो थेरवादी विचारधारा है, इसके मुख्य दार्शनिक रहे हैं भंते नागसेन। भंते नागसेन का नाम आपने सुना होगा। मिलिंद प्रश्न, बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक का जितना महत्व है, त्रिपिटक के बाद यदि किसी पुस्तक को उतनी ही महत्वपूर्ण पुस्तक अगर कोई माने तो वो है मिलिंद प्रश्न, यानी कि राजा मिलिंद मेनांडर और भंते नागसेन, इन दोनों के बीच जो संवाद हुआ है, दरअसल ये पूरा का पूरा जो संवाद है, इस संवाद का मूल ही मानस शास्त्र है। इस संवाद का मूल अनात्मवाद है। और इसमें जिस तरह से पुनर्जन्म, आत्मा को ना मानते हुए पुनर्जन्म की जो परिभाषा भंते नागसेन ने राजा मिलिंद को दी, ये बड़ी ही तार्किक और सार्वत्रिक है, और इसे मान्यता है। तो इस तरह से हम भंते नागसेन को देख सकते हैं। लेकिन भंते नागसेन का परिचय जो है वो बहुत कम लोगों के पास है। आज की बात में हम भंते नागसेन का परिचय लेंगे। दरअसल भंते नागसेन का जो काल रहा है उसे हम प्रथम शताब्दी का समय मान सकते हैं, मतलब पहली सदी का। और इस पहली सदी में यदि किसी बौद्ध दार्शनिक का नाम आता है और बड़े सम्मान के साथ ये नाम आता है, बड़े बड़े गौरव के साथ ये नाम आता है, तो वो है भंते नागसेन का। ये कजंगल नाम का एक स्थान है, यहां भंते नागसेन का जन्म हुआ। ये कजंगल कहाँ है? तो हिमालय के समीप जो मध्य देश है, इस हिमालय के समीप मध्य देश में इसकी जो पूर्व सीमा है, इस पूर्व सीमा पर ये कजंगल गांव स्थित था और यही इनका जन्म हुआ था।
और उस वक्त में, जिस वक्त में भंते नागसेन का जन्म हुआ, उस वक्त में हिंद यूनानी साम्राज्य हुआ करता था। और ये हिंद यूनानी साम्राज्य का जो पंजाब प्रांत था, इस पंजाब प्रांत में सियालकोट, आज का सियालकोट यानी तब का सागल, तो इस सागल नगरी के पास ये कंजगल नाम का गांव था और यहाँ पर इनका जन्म हुआ। जिस परिवार में जन्म हुआ, सोनुंतर ब्राह्मण का परिवार। बौद्ध साहित्य में और जो बौद्ध दार्शनिकों की जीवनी है, इसमें 2 उल्लेख मिलते हैं, सोनुत्तर और सोनुंतर। अब जो नाम ठीक है आप समझिएगा, लेकिन नाम ऐसा है। तो ये सोनुंतर नामक ब्राह्मण के परिवार में नागसेन का जन्म हुआ। जाहिर सी बात है कि ब्राह्मण परिवार है, तो नागसेन के अध्ययन की व्यवस्था उनके घर में ही हुई। और घर में व्यवस्था हुई तो घर में वेद, श्रुति, पुराण, ये सारी चीजें उनको पढ़ाई गई। और बाल्यकाल से ही एक कुशाग्र बुद्धि बालक होने के कारण नागसेन ने इन सब चीजों को बिल्कुल रट लिया, बिल्कुल समझ लिया। लेकिन नागसेन इससे संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें लगा कि और भी चीजें जाननी चाहिए, और भी चीजों को समझना चाहिए। और इसके लिए तब वे निकले कि अन्य चीजों का थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त किया जाए। और इसके लिए वे जब बाहर निकले तो तब बुद्धिज्म के एक बड़े अच्छे ज्ञाता भिक्षु रोहन थे। स्थविर रोहन उनका नाम आता है। मिलिंद प्रश्न में जो जीवनी दी गई है, उस जीवनी में ये बात मिलती है। तो रोहन के पास वे गए। रोहन स्थविर ये नागसेन के व्यक्तित्व से बड़े प्रभावित हुए और नागसेन भी रोहन के व्यक्तित्व से बड़े प्रभावित हुए। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर रोहन उन्हें हिमालय के पास जो रक्षित तल था वहां पर गए, क्योंकि रोहन वहीं रहते थे, तो वे वहां उन्हें लेकर गए। और भिक्षु आचार्य रोहन ने नागसेन को शिक्षा दी बुद्ध धम्म की। और उस समय की जो रीति थी, उस समय ऐसा होता था कि बुद्ध वचन लिखा नहीं गया था और वो कंठस्थ हुआ करता था। तो भिक्षु उसको कंठस्थ कर लेते। तो कंठस्थ जो बुद्ध वचन है, वो कंठस्थ बुद्ध वचन उन्होंने नागसेन को भी सिखाए और नागसेन ने वहाँ से शिक्षा प्राप्त की। ये 20 वर्ष की आयु रही होगी लगभग उनकी, नागसेन की, तब वे भंते रोहन से मिले थे। और फिर रोहन ने उन्हें होसन नाम का एक स्थान है, वहाँ उन्हें दीक्षा दिलाई। और अब नागसेन ये भंते बन गए। अब ये भिक्षु के रूप में स्थापित हो गए। और तब बौद्ध धर्म का गूढ़ और गहन अध्ययन प्राप्त करने की उनमें फिर इच्छा हो गई और उन्होंने अपने गुरु भंते रोहन से आज्ञा ली और फिर वे पैदल चलकर वर्तनीय नामक स्थान पर गए। और वहां पर एक प्रख्यात बौद्ध विद्वान थे, भिक्षु अश्वगुप्त। तो अश्वगुप्त के पास गए, उनके सानिध्य में वे रहे और उनकी शिष्यता में उन्होंने अध्ययन किया। बुद्धिज्म की सारी बारीकियां उन्होंने समझी और सारी चीजों का गहन अध्ययन करने के बाद एक दिन ऐसी स्थिति बनी कि अश्वगुप्त भंते नागसेन को जांच रहे थे, परख रहे थे। और ऐसे में एक व्यक्ति आया कि भाई आज किसी भिक्षु के प्रवचन के लिए आप भेजें। अश्वगुप्त से जब उन्होंने कहा तो उन्होंने नागसेन को भेज दिया और नागसेन को यह मौका मिला। नागसेन ने उनकी जो समझ थी उस समझ का इतना बेहतर प्रदर्शन किया और उनके प्रवचन से लोग इतने प्रभावित हो गए। ये बात अश्वगुप्त के पास पहुंची और अश्वगुप्त भी इस बात से बड़े खुश हुए। इसके बाद स्थिति ये बनी कि अश्वगुप्त ने ये सोचा कि नागसेन को किसी योग्य हाथों में पहुंचा देना चाहिए और उन्होंने अशोकराम विहार, जो पटना में था, तब का पाटलिपुत्र, आज का पटना, तो वहां उन्हें भेजा। और वहां भंते धर्म रक्षित थे, जो बौद्धाचार्य थे, और उन्होंने नागसेन को वहां पर भेजा। और वहां भंते धर्म रक्षित थे, जो बौद्धाचार्य थे, और उन्होंने नागसेन को वहां पर भेजा। और वहां भंते धर्म रक्षित थे, जो बौद्धाचार्य थे, और उन्होंने नागसेन को वहां पर भेजा। और वहां
उनके पास भेजा अध्ययन के लिए। नागसेन भी वहां गए, नागसेन वहां जाकर उनसे भी सीखे। और वे, ये जो तरुण बौद्ध भिक्षु था नागसेन, ये एक महान तार्किक, एक कुशल वक्ता और एक अच्छा उपदेशक, ऐसे उनकी ख्याति बढ़ती गई। और फिर इस स्थिति में जब वे अशोकाराम में जब रहने लगे, अशोकाराम में ये सब सारी चीजें हो गई, इस वक्त में एक और बात जो घटित हुई, जिसके लिए भंते नागसेन को लोग जानते हैं, पहचानते हैं। और जैसा कि हमने इस बात को शुरू करते हुए ये बताया कि भंते नागसेन ये थेरवाद के एक महान दार्शनिक इनको कहा जाए, तो वो जो उनका थेरवादी दृष्टिकोण है, वो दृष्टिकोण जिस पुस्तक से निकल कर आता है वो मिलिंद प्रश्न है। तो इसमें जो राजा मिलिंद है, तो राजा मिलिंद, इनका साम्राज्य उस समय सतलज और यमुना इसके बीच में था। जो पंजाब प्रांत आज का जो पाकिस्तान में स्थित है, उस पंजाब प्रांत में सतलज और यमुना के बीच में ये उनका साम्राज्य था। और ये इस बात के लिए बड़े जाने जाते थे कि ये बड़े तार्किक हैं, धर्मनिरपेक्ष है। और खास तौर पर इनकी जो पहचान थी कि ये वाद विवाद करने में बड़े ज्यादा उत्सुक रहते हैं। और खास तौर पर इसको वाद विवाद कहने से भी अच्छा था कि ये अपनी जिज्ञासाओं को विद्वान भिक्षुओं के समय, विद्वान आचार्यों के समक्ष रखते थे और उनसे इन जिज्ञासाओं को शांत करवा लेते थे। लेकिन उस वक्त की बात ये थी कि राजा मिलिंद इस बात से बड़े चिंतित थे कि भाई कोई भी उनके साथ बात करने योग्य अब नहीं बचा, क्योंकि जिन जिन लोगों के पास उन्होंने जितनी शंकाएं रखी, कुछ हद तक तो शंकाओं का समाधान हो गया था, लेकिन सारी शंकाओं का समाधान नहीं हुआ। और वे एक ऐसे आचार्य की खोज में थे कि जो उनकी सारी शंकाओं का समाधान करे, और उनकी कठिनाइयाँ, उनकी गुत्थीदार समस्याएं जब उनके सामने आई, तो फिर उन्होंने बौद्ध धर्म के बहुत सारे आचार्यों से भी इस तरह की बातचीत की, लेकिन उनका समाधान नहीं हुआ। और वो इस बात के लिए बड़े प्रसिद्ध थे कि वे सत्य के अन्वेषक हैं और वे समीक्षक भी हैं। तो अनेक बौद्ध आचार्य जब राजा मिलिंद से, यानी कि मिनांडर से, उनका जो ग्रीक नाम है वो मिनांडर, तो उनसे सब लोग पराजित होते रहे। और फिर ऐसे में नाम आया कि नागसेन को शास्त्रार्थ के लिए राजा मिलिंद के पास पहुंचाया जाए। और तब फिर इस पंडितवाद में, मतलब ये जो वाद विवाद था, इस दर्शन के वाद विवाद में, इस दर्शन की जिज्ञासाओं को समाधान करने की प्रक्रिया में, या फिर राजा मिलिंद के प्रश्नों का एक सही उत्तर देने की प्रक्रिया में, नागसेन और मिलिंद, इनका जो संवाद है, इन दोनों के संवाद में मिलिंद प्रश्न का निर्माण हुआ। और देखिएगा कि जब स्थिति ये बनी कि जितने भी प्रश्न, जितनी भी शंकाएं राजा मिलिंद ने भंते नागसेन के सामने रखी, उन सारी शंकाओं का, सारी जिज्ञासाओं का भंते नागसेन ने जो समाधान किया, उससे राजा मिलिंद उनके कृतज्ञ हो गए, उनके कायल हो गए, उनकी बात से इतने संतुष्ट हुए कि वो ये मानने लगे कि भाई इनसे विद्वान कोई और नहीं है, और ये सारी चीजों को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं और बहुत बेहतर तरीके से समझाते हैं। राजा मिलिंद उनके प्रति नतमस्तक भी हो गए, उनसे इतने प्रभावित हुए कि बाद में उन्होंने अपना राजपाट छोड़कर भिक्षु भी बन गए। मतलब कुछ साहित्य में ये भी मिलता है कि राजा मिलिंद ये नागसेन का उन्होंने शिष्यत्व भी स्वीकार लिया। इसमें एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि जब थेरवादी परंपरा को नागसेन ने, थेरवादी दर्शन को जब नागसेन ने राजा मिलिंद के सामने रखे, तो राजा मिलिंद हर बार निरुत्तर हो गए। इसमें एक बड़ा अच्छा प्रसंग भी मिलता है। हम पूरा मिलिंद प्रश्न आपको नहीं बताएंगे, आप चाहे तो हिंदी में इसका बड़ा अच्छा अनुवाद किया है भिक्षु जगदीश काश्यप ने, आप इस अनुवाद को जरूर पढ़ें। तो इसमें आपको भंते नागसेन और राजा मिलिंद, इनका जो संवाद है, ये पूरा संवाद आपको मिलेगा। 7 अध्यायों में आता है ये, तो इसे आप जरूर पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें
राजा मिलिंद जब कहते हैं कि भाई भंते नागसेन, सब लोग आपको नागसेन नागसेन ये कहते हैं, तो ये नागसेन क्या है? क्या ये बाल नागसेन है? क्या ये रोए नागसेन है? क्या आपके दांत, आपके नाखून, ये सब नागसेन है? तो वे कहते हैं नहीं राजन, ये सब नागसेन नहीं है। ये सब मिलकर जो कुछ बनता है उसको लोगों ने नागसेन नाम दिया है, वास्तव में नागसेन कुछ है ही नहीं। और इस तरह से इस बात को जब वे और विश्लेषित करते, ये पूरा प्रसंग है, ये एक बड़ा लंबा संवाद है और जिसको नागसेन बहुत बेहतर तरीके से समझाते हैं। तो ये जो थेरवादी दर्शन है बौद्ध साहित्य का, इसके यदि कोई सबसे प्रमुख दार्शनिक के रूप में अगर माना जाएगा तो भंते नागसेन को। आज की बात में हम भंते नागसेन की जानकारी ले रहे थे और नागसेन का जितना परिचय मिलिंद प्रश्न से आता है वो आप तक हम पहुंचा रहे थे। यहाँ रुकते हैं आज की बात में, कल आपसे मिलेंगे किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।